मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हम प्रतिदिन की तरह आपके समक्ष किसी न किसी विधानसभा सीट का विश्लेषण लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुम्हरार विधानसभा सीट के बारे में। ये कुम्हरार विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद पहली बार अस्तित्व में आया। आपको पता है कि पटना शहरी क्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें आती है, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा। पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सिन्हा लगातार जीतते आ रहे हैं। मार्जिन भी अच्छी होती है। ये सीट माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जाति के अनुसार देखें तो जातिगत समीकरण के आधार पर इस विधानसभा सीट में कास्ट जाति के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। शहरी विधानसभा सीट है। शहरी विधानसभा सीट है तो निश्चित रूप से निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऐसा जहां कहीं भी डेमोग्राफी होता है तो वैसी सीट पर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीटें मुफीद मानी जाती है। साथ ही वैश्य वर्ग के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत डालने वालों में अगर हम देखें तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक माना जाता है। 4 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा सीट पर ऐसा कहा जाता है कि 70 से 80 हजार लगभग कास्ट जाति के मतदाता हैं और 50 हजार के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। ठीक है। इसके अलावा जो शहरी मतदाता समूह होता है, चूंकि पटना है, राजधानी है तो पूरे प्रदेश से आकर लोग यहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, व्यवसायी वर्ग भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं और सबका, चूंकि इसका जो ये जो एरिया है वो कह सकते हैं आप गाय घाट जो पुल है महात्मा गांधी सेतु से लेकर आप कह सकते हैं गांधी मैदान तक, इसकी लगभग मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं इसकी चौहद्दी है। ठीक है, मोटे तौर पे। वैसे आपको पता है कि कई मोहल्ले में जाएंगे तो रोड का दक्षिणी इलाका सड़क से दक्षिण वो एक विधानसभा सीट में पड़ेगा और सड़क से उत्तर जो है दूसरे विधानसभा सीट में आ जाएगा। ऐसा चलता है। सड़क से पश्चिम चला जाएगा दीघा में और सड़क से पूरब वो कुम्हरार विधानसभा सीट के अंदर आता है। तो ऐसा होता है। लेकिन मोटे तौर पे मैंने बताया कि गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु से लेकर गांधी मैदान तक इसकी चौहद्दी है। आपको पता है कि उत्तर में गंगा नदी है और दक्षिण में जो है फिर जो फुलवारी विधानसभा सीट की एरिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये रही इसकी चौहद्दी का बात, इसकी डेमोग्राफी की बात। जहां तक उम्मीदवारी की बात है तो मैंने पहले बताया कि अरुण कुमार सिन्हा ने 2010 में कांग्रेस लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में लोक जनशक्ति पार्टी उस बार आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी 2010 के विधानसभा चुनाव में। तो उस चुनाव में मोहम्मद कमाल परवेज लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, फिर 2015 में अरुण कुमार सिन्हा ने 2015 के चुनाव में भी फिर अकील हैदर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको हराया। मतलब दोनों बार मुस्लिम उम्मीदवार को हराया। लेकिन 2020 के चुनाव में एक अति पिछड़ा जाति से चंद्रवंशी समाज के धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने थोड़ा सा कड़ा मुकाबला देने का प्रयास किया। जब थोड़ा मार्जिन अरुण सिन्हा का घटा, साथ साथ अरुण सिन्हा का मार्जिन घटने का एक और कारण था कि कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना भी है अरुण कुमार सिन्हा के खिलाफ। एंटी इनकम्बेंसी उसे आप कह सकते हैं कि लगातार जब कोई विधायक एक क्षेत्र विशेष में 2 बार 3 बार 4 बार, चूंकि अरुण सिन्हा तो कुम्हरार से तब 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको पता है कि 2004 में इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पटना मध्य विधानसभा सीट में आता था। सुशील मोदी वहां के लगातार 3 बार से विधायक थे। लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद जब वो लोकसभा के सदस्य चुने गए तो उपचुनाव हुआ। तो फिर 5 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें अरुण सिन्हा यहां से जीते थे पटना मध्य विधानसभा सीट से। तो ये एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं। ठीक है, तो इस प्रकार से अरुण सिन्हा पर इस बार स्थिति यह है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास थोड़ा कम है अरुण कुमार सिन्हा पर। थोड़ा शिकायती मूड में है लोग, इसीलिए ऐसी चर्चा है कि अरुण सिन्हा का टिकट कट सकता है। वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है यहां से, वो नाम आ रहा है अक्षय अमृतांश का। अक्षय अमृतांश कौन है? एक बड़े नेता, सुशील मोदी
के पुत्र हैं। भारत स्वर्गीय सुशील मोदी, आपको पता है कि इसी वर्ष इसी महीने मई महीने में ही पिछले वर्ष सुशील मोदी का निधन हो गया था। और सुशील मोदी के पुत्र अक्षय अमृतांश, ऐसी चर्चा है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका विरोध भी है। ऐसा नहीं है कि सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में वो बड़े नेता बीजेपी जैसी पार्टी में, मुझे लगता है कि मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इतनी आसानी से कार्यकर्ता नहीं पचा पाएंगे उनको, तो इसीलिए विरोध होना है। साथ में जो नाम चर्चा में है, वो चर्चा में नाम है रणवीर नंदन, प्रोफेसर रणवीर नंदन। प्रोफेसर रणवीर नंदन छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पद पर रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो बीच में वो जनता दल यू में चले गए थे। नीतीश कुमार के नजदीकी थे और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से विधान परिषद में भी रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार दूसरी बार 2021 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो रणवीर नंदन ने इसका विरोध किया। अंतोगत्वा रणवीर नंदन को जदयू से निकाला गया। उसके बाद फिर रणवीर नंदन बीजेपी में आ गए हैं और इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं कुम्हरार से। दूसरा नाम आ रहा है संजय गुप्ता का। संजय गुप्ता वैश्य बिरादरी से आते हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, सुशील मोदी के समय से इस विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। इसके अलावा पटना की मेयर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार साहू का भी नाम चल रहा है इस विधानसभा सीट के उम्मीदवारी के लिए। ठीक है, कई नाम हैं, उनमें शिशिर कुमार साहू का भी नाम है, आप रत्नेश कुशवाहा का भी नाम है, कई नाम है। क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का घर है, 90 से लेकर आज तक बीजेपी चुनाव हारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि काश यहां से टिकट मिल जाए तो हम भी जो है विधानसभा देख लें। ठीक है, इस विधानसभा में अगर 2020 के आंकड़े के अनुसार बात करें तो 4,23,000 मतदाता हैं, जिसमें 2,25,000 पुरुष और 1,97,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, इस विधानसभा सीट में इस बार जो स्थिति है उसके अनुसार कई और उम्मीदवार विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें वंदना कुमारी जनसुराज से नाम आ रहा है। वंदना कुमारी का विकास ज्योति का नाम है जो जनसुराज से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। धर्मेंद्र चंद्रवंशी फिर इस बार राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार बनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से सुमन कुमार मल्लिक का नाम चल रहा है। अब देखना है कि कौन सी पार्टी, बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलती है या नहीं बदलती है, अरुण सिन्हा को ही कंटिन्यू करती है या फिर अरुण सिन्हा का टिकट काटती है। अरुण सिन्हा का टिकट कटता है तो किसका भाग्य खुलेगा, अक्षय अमृतांश का, रणवीर नंदन का, संजय गुप्ता का, रत्नेश कुशवाहा का, या फिर एक नाम और आ रहा है अभिजीत कश्यप। बहुत पुराने नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित रहे हैं, लगातार 40 वर्षों से काम किया है इस क्षेत्र में। अब हो सकता है उनकी भी दावेदारी है। अब देखना है कि उनको वो सफल होते हैं, कौन सफल होता है, किसे टिकट मिलता है। यहाँ तो स्थिति है कि एक अनार है और 100 बीमार वाली स्थिति है। मैंने पहले बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का घर है। हर कार्यकर्ता, हर नेता चाहता है कि काश कुम्हरार से टिकट मिले, बांकीपुर से टिकट मिले तो हमारी जीत की गारंटी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। वही विपक्षी दलों में कोई भी सीरियस उम्मीदवार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर जीत की स्थिति क्या रहेगी, बहुत ही मुश्किल जीत है। लेकिन फिर भी जिन नामों की चर्चा है उनमें मैंने बताया जनसुराज से 2 नाम की चर्चा चल रही है, वंदना कुमारी और विकास ज्योति का नाम है। कांग्रेस से भी एक सुमन कुमार मल्लिक का नाम है, जाति से कायस्थ थे। उन समीकरण ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से महागठबंधन भी किसी कायस्थ को उम्मीदवार बनाए तो फिर जो आरजेडी के वोटर्स हैं उनकी सहायता से कुछ हो सके, प्रयास कर सकते हैं वो। तो ये परिस्थितियां हैं, आगे आगे देखते हैं किसे बीजेपी टिकट देती है और उनके खिलाफ कौन से उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, ये सीट हॉट सीट रहेगी, पूरे देश भर की नजर रहती है इस पर। कुम्हरार ऐतिहासिक जगह है, सम्राट अशोक से संबंध रहा है इस क्षेत्र का आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए आज इस मुद्दे पर, इस विधानसभा सीट के मामले में इतना ही। फिर किसी अन्य विधानसभा सीट के विश्लेषण के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।